हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। तो तैयार हो जाइए नए चैप्टर के लिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स में से एक है जिनको पढ़ने में मज़ा भी आता है बच्चों को, इनको पढ़ने में समझ भी आता है और चीज़ें याद करने वाली कम है और समझने वाली ज़्यादा है। एंड इट्स वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलर चैप्टर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को कवर करने का मतलब है कि भैया आपके 4 नंबर तो पक्के हैं एग्जाम में। कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर का क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। एंड आई होप आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक्टिव हैं। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स आई एम नॉट एक्टिव ऑन द टेलीग्राम, बट आप लोग एक्टिव हो उसका ये फायदा रहेगा कि कल को आपकी तो भैया मतलब सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद भी तो कनेक्टेड रहना जरूरी है ना। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग थी, उस बॉन्डिंग को ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड थ्योरीज थी बॉन्डिंग की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज क्यों आ रही हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर हम मल्टीपल कंपाउंड आइसोमर्स क्यों बना पा रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इसकी बॉन्डिंग को, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की, बट जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ वो हुआ वर्नर की थ्योरी से। ठीक है, तो वर्नर ने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक थ्योरी प्रपोज की कि यार कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों ऐसी हैं, उनमें बॉन्डिंग किस तरह की है। तो चलिए जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्नर ने कहा कि ऑर्डिनरी तो आप एक ही टाइप की वैलेंसी पढ़ते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसीज आएंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी एंड एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, है ना, जो आपका मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसके ऊपर जो चार्ज, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। जैसे मान लीजिए Fe3 पॉजिटिव है तो उसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, +3। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है तो +2, निकल 2 पॉजिटिव है +2, कॉपर 1 पॉजिटिव है +1। तो जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तो दैट इज आयनाइजेबल एज वेल एज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि आयनिक जैसे आयन है ना, कैटायन, वो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, किसी भी तरफ से खींच लेगा ना। एक कैटायन अगर यहाँ पे है आपका, तो डजेंट मैटर एनायन यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, किसी भी डायरेक्शन से आए, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस। क्योंकि K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता। तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन से वो अट्रैक्ट कर लेगा। इट कोरिस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ये आपको मैंने बता दिया अभी। देन दूसरी जो वैलेंसी कहा दैट वाज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ ही बॉन्ड बन पाएगा, उसी तरफ से लिगेंड को अप्रोच करना है। नॉन आयनाइजेबल होती है एंड कोरिस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ भी ये 4 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं या 6 अमोनिया लगे हैं, वो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे होते हैं ना, जिस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दैट इज इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मेटल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेटिस्फाइज इट्स सेकेंडरी वैलेंसी एंड देन इट्स प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। देन एवरी मेटल आयन हैज फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, एक से ज्यादा भी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जैसे किसी मेटल की 4 एंड 6 हैं तो वो 4 लिगेंड्स के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और 6 के साथ भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि 4 लिगेंड, बट ऐसा होता है कि 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आपको टेट्राडेंटेट एक ही लिगेंड दे दिया तो उसके साथ 4 बॉन्ड बन जाएंगे, हेक्साडेंटेट एक ही लिगेंड दे दिया उसके साथ 6 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये नहीं कि वो 6 लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉइंट है वो 6 बॉन्ड बनाएगा, फिर चाहे वो एक ही लिगेंड के साथ बनाए चाहे वो 6 के साथ बनाए। ठीक है, दैट डजंट मैटर। ओके, तो कभी भी गलती से ये मत बोल देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। ओके, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज फिक्स्ड। तो लिगेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। देन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जहां पर जैसे आपको ये एग्जांपल जो यहां पर दिया हुआ है NiNH3 6 Cl2। तो जो यहाँ पे ये जो आपका NiNH3 6 ये वाला है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, आई थिंक आपको पता ही है। ये निकल जो है यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है। ये जो बाहर होता है स्क्वायर ब्रैकेट के, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ओके, तो ये आपका आ गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन,
और ये आपके आगे अमोनिया, आपके आगे लिगेंड्स। लिगेंड्स आपके न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स के अंडर आते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं ना एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स जब दोबारा मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे आपका ये KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट में KCl अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड था, MgCl2 अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड था, वाटर अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है। तो भाई साहब 3 स्टेबल कंपाउंड दोबारा मिलके एक नया कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे उसके बारे में। बट इस तरह के कंपाउंड जहां पर स्टेबल कंपाउंड फिर से मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं, इनको कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड के फर्दर टाइप्स हैं, एक डबल सॉल्ट एंड दूसरा इज कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, तो डबल सॉल्ट्स वो हैं जो पानी में जाने पे या सॉल्यूशन में जाने पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब पूरी तरह डिसोशिएट कर जाएंगे। जैसे कार्नेलाइट दिया KCl.MgCl2.6H2O, बच्चे पानी में जाते हैं वो K पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, Mg2 पॉजिटिव अलग। तो आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है, अब वो K पॉजिटिव अगर सॉल्यूशन में है, तुम कैसे बोल सकोगे कि वो सर KCl से ही आया था, वो KOH से भी आया हो सकता है, KBr से भी आया हो सकता है, वो कहीं से भी आया हो सकता है, राइट। अगर वहां Mg2 पॉजिटिव आयन है, हाउ डू यू नो कि सर ये MgCl2 से आया। मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस से आप ये नहीं बता पाएंगे कि सर ये ओरिजिनली कार्नेलाइट था जिसको पानी में डिसॉल्व किया गया, है ना। तो आप उसकी आइडेंटिटी नहीं बता पाएंगे कि वो कार्नेलाइट से जनरेट हुए हैं, क्योंकि K पॉजिटिव भी किसी से भी आ सकता है। बहुत सारे कंपाउंड है जिनसे K पॉजिटिव आ सकता है, क्लोराइड बहुत सारे कंपाउंड से आ सकता है, Mg2 पॉजिटिव बहुत सारे कंपाउंड से आ सकता है, ठीक है। तो दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, और ये इंडिविजुअल आयंस का सटीक टेस्ट कंफर्म कर देते हैं। मतलब अगर आप K पॉजिटिव के लिए कोई टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव का टेस्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा, Mg2 पॉजिटिव का टेस्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा। ये मैं कार्नेलाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर हमेशा ही इन्हीं का टेस्ट करेंगे। तो मतलब हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे मोहर सॉल्ट है, तो मोहर सॉल्ट को बच्चे अगर आप पानी में डालेंगे, अमोनियम आयन अलग हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा कि ये आयन एक्चुअली मोहर सॉल्ट से जनरेट हुए हैं यहाँ पे, ओके। हर आयन का टेस्ट कंफर्म आएगा। देन पोटेशियम एलम, यहाँ K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सल्फेट, ओके। देन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, पानी में जाने पे भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपको अगर कहा जाए K4FeCN6, इसको बेटा पानी में डालेंगे ना तो 4K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव, ये अलग हो जाएगा। तो इस FeCN6 4 नेगेटिव में ये Fe मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन अलग नहीं होगा, ये साइनाइड अलग नहीं होंगे। तो अगर आप Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट करते हैं नेगेटिव आएगा, साइनाइड के लिए टेस्ट करते हैं नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये आयन की फॉर्म में अलग नहीं हुए, ये बॉन्डेड फॉर्म में ही हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन को देख के मेरे को लगा अच्छा ये आयन है, ओके, और साथ में ये है, तो इसका मतलब मैं समझ ही जाऊंगा यार कि किससे जनरेट हुआ था ये, ठीक है। तो इन आयंस को देख के ना ये किस कंपाउंड से आए हो सकते हैं, वो आइडेंटिटी पता करना बड़ा आसान हो जाता है। तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, और सारे के सारे आयंस का टेस्ट कंफर्म नहीं आता। जैसे K पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पूरा आयन की फॉर्म में निकल गया बाहर, बट Fe2 पॉजिटिव या साइनाइड का नहीं आएगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैंने बताई दी अभी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, है ना, जो आपका सेंट्रल मेटल जिसके साथ लिगेंड्स बॉन्डेड होते हैं, लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं स्पीशीज। देन कॉम्प्लेक्स आयन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है प्रेजेंट आपका, काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है, सिंपल, ज़्यादा सोचने का नहीं। देन लिगेंड्स, तो लिगेंड्स मैंने आपको कहा कि पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, हाँ रिलेटिवली कम होते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, क्योंकि लिगेंड का पर्पस क्या है कि मेटल के साथ उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो लिगेंड के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको डोनेट करके वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल बोलता है मैं खाली हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास खाली ऑर्बिटल है, तुम्हें ही दोनों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है,
ओके, तो लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए अवेलेबल डोनेशन के लिए। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वालों के पास नहीं होते, कई बार क्या होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, बट उसके अंदर ऐसे एटम हैं जिनके पास लोन पेयर था डोनेट करने के लिए। ओके, हाँ, बट अब आप ऐसे बोलो सर NH4 पॉजिटिव एक लिगेंड है, नहीं, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, राइट। ओके, चलिए, तो लिगेंड्स आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड लाइक H2O, NO, CO, C6H6, C6H6 आप बोलोगे सर बेंजीन भी, क्योंकि बेंजीन में बेटा जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन बी एक्टेड एज अ दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि यार 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी डोनेट करने के काम में लाया जा सकता है। इवन अगर आप एल्कीन की बात करें, एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको भी डोनेट करने के काम में लाया जा सकता है। आप कार्बन आयन ले लो, ये जो कार्बन आयन है इसके नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी डोनेट करने के काम में लाया जा सकता है, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लूजली बाउंड होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी डोनेट किया जा सकता है, एज ए लिगेंड वो यूज किए जा सकते हैं। पॉजिटिव लिगेंड जैसे NO पॉजिटिव, NH2, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, दे आर सम एग्जांपल्स। देन मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, सिर्फ एक बॉन्ड, मतलब एक ही डोनर एटम उसके पास है। जैसे H2O में ऑक्सीजन के थ्रू बनता है, NO में है ना ऑक्सीजन के थ्रू बन जाएगा आपका, CO में ऑक्सीजन के थ्रू बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू, यहाँ पर क्लोरीन के थ्रू। देन बाइडेंटेट जो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं साइमल्टेनियसली, जब ये 2 बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ तो किलेट फॉर्मेशन होती है इसकी। किलेट क्या होता है, व्हाट इज ए किलेट, इसको चिलेट मत बोलना। मेटल के साथ जब भी कोई लिगेंड एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, जैसे 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जैसे मान लो ये, ओके, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये कि साइक्लिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसको किलेट बोलते हैं, और ये काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 2 वाला भी बनता है, अगर ये 3 बॉन्ड बना ले, कोई जनाब ऐसे हैं वो 3 बॉन्ड बनाते हैं साइमल्टेनियसली, ये भी किलेट हुआ। तो जो भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो किलेट बना सकता है आराम से। तो बाइडेंटेट जो 2 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे तो सॉरी, लास्ट लेक्चर में क्या था, थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ी, बीच में ऐड मैंने म्यूट किया था माइक, उसको वापस से मैं अनम्यूट करना भूल गया, एंड आई केप्ट ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर। बाद में पता चला कि भाई वो तो पूरे को पूरा ऑडियो ही साफ हो गया है। चलिए, तो जहाँ से वो बीच में डिस्टर्बेंस आई थी वहीं से कंटिन्यू करते, तो बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑडियो सही आ रहा है, हाँ, दिख तो रहा है मेरे को, दिख रहा है, मतलब ऑडियो लेवल्स, ठीक है। तो बाइडेंटेट मतलब जहां पर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, मतलब वो लिगेंड एट अ टाइम 2 बॉन्ड बना रहा है। इथाइलिन डायमीन इज वेरी वेरी कॉमन, शॉर्ट फॉर्म EN, एंड ऑक्सलेट शॉर्ट फॉर्म OX, ऑक्सलेट मीन्स C2O4 2 नेगेटिव आयन। देन पॉलीडेंटेट जो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं, 3 वाले ट्राइडेंटेट, 4 वाले टेट्राडेंटेट, 5 वाले पेंटा, फिर हेक्सा, ठीक है। तो 3 वाला ये हो गया आपका डाई इथाइलिन ट्रायमीन, ठीक है, डाईइन सिंपल, और ट्राईइन दिस इज टेट्राडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट जो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी रखते, डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने बॉन्ड वो बनाएंगे, फ्लेक्सिबल है, जरूरत पड़ी तो 2 बना लेंगे, 2 की नहीं 1 की जरूरत पड़ रही है तो 1 बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पर ये सल्फेट बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, मतलब दोनों ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर ये सिर्फ 1 के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। तो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी है भैया, कि जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसा देश वैसा भेस। देन एम्बीडेंटेट कि 1 से ज्यादा डोनर एटम तो हैं, ठीक है, बट 1 से ज्यादा डोनर एटम है, बट एट अ टाइम बॉन्ड एक ही बनाएगा। तो NO2 नेगेटिव में कोई एक बॉन्ड बनाएगा, या तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा या ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा, बनेगा सिर्फ एक, और बन 2 तरफ से सकता है। तो ऐसे होते हैं एम्बीडेंटेट। जैसे साइनाइड में नाइट्रोजन की तरफ से भी बन सकता है, कार्बन की तरफ से भी बन सकता है, ठीक है। तो कार्बन की तरफ से बने तो साइनो, और नाइट्रोजन की तरफ से बने तो आइसोसाइनो। फिर SCN नेगेटिव में नाइट्रोजन की तरफ से भी बन सकता है, सल्फर की तरफ से भी बन सकता है, ओके। तो ये होते हैं आपके एम्बीडेंटेट। किलेटिंग लिगेंड जो आपको मैंने ऊपर समझाया था कि मेटल के साथ जब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो कब बनता है, जब एटलीस्ट 2 बॉन्ड साइमल्टेनियसली लिगेंड बना रहा हो, मतलब एटलीस्ट बाइडेंटेट हो, या चलो ट्राई हो, टेट्रा हो, मतलब बाइडेंटेट तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे ये बन रहा है, यहाँ पर 2 लग रहे हैं बाइडेंटेट, यहाँ पर तीनों ही बाइडेंटेट हैं,
तो 3 रिंग बन रहे हैं, जितने ज्यादा ये रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो किलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, किलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, ज्यादा ही फ्रेम से बाहर चला गया, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये आ गया हमारा EDTA, ठीक है, वेरी पॉपुलर, EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। दिस इज हेक्साडेंटेट, और हेक्साडेंटेट में इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी बड़ा आसान है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो बच्चे इथाइलिन डायमीन क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर इथाइलिन डायमीन, राइट। टेट्रा एसीटेट क्या है, अब ये जो चारों हाइड्रोजन है इनको हटा के इन 4 बॉन्ड्स पे एसीटेट ग्रुप लगा लो, मतलब CH2COO नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। और इसमें जो हेक्साडेंटेट है, तो जो 6 बॉन्ड्स बनेंगे, 4 बनते हैं ऑक्सीजन के थ्रू और 2 नाइट्रोजन के थ्रू, तो जो 6 डोनर एटम्स हैं उनमें से 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, ये जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। EAN रूल ये आया था कि जैसे क्वेश्चन, एक थ्योरी ये भी प्रपोज की गई थी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इतने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उतने के साथ बना रहे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं। तो एक थ्योरी ऐसी भी आई कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है, जैसे कि K4FeCN6 का एग्जांपल आपको लेता हूं मैं। तो बेटा सेंट्रल एटम आपका Fe है, आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe2 पॉजिटिव। तो बेटा आयरन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, Fe2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, 2 कम कर लो 24, है ना, तो 24 प्लस, अब हर एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें, एक जो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 12, तो ऐड कर लो, तो कितने हो गए 36। तो बेटा 36 आपका नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हुई ना, तो यहां पर तो EAN रूल वैलिड हो गया कि आयरन ने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये होता है कि उस सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आयनिक स्टेट में, प्लस जितने बॉन्ड बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 उतने ऐड कर लो, वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। पर ये जो रूल आया था EAN वाला रूल के कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी एक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने की रहती है, वो सब जगह पर वैलिड नहीं हुआ। क्यों, जैसे देखो, अब Fe2 पॉजिटिव के पास तो ठीक है, Fe2 पॉजिटिव के पास हो गया आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन, 24 में आप कुछ भी ऐड करोगे, जैसे 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन, 5 बन रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बने तो 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी आप ऐड करोगे वो एक इवन नंबर होगा, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इवन नंबर होगा। जो 24 में आप इवन नंबर ऐड करोगे तो वो 36 पे पहुंच सकता है, मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे पहुंच सकता है। बच्चे अगर आपको दिया ही Fe3 पॉजिटिव है, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो Fe3 पॉजिटिव है, उसके पास कितने हो गए 23 इलेक्ट्रॉन। बेटा 23 में कोई भी इवन नंबर आप ऐड कर लो, रिजल्टेंट आपको ऑड ही मिलेगा, तो आप नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन से या तो 1 इलेक्ट्रॉन पीछे हो गए या 1 इलेक्ट्रॉन आगे हो गए। तो सेंट्रल एटम या आयन के पास जब ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब EAN रूल टिपिकली फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको चलो पता है। देन अब मैंने आपको कहा था कि सिर्फ जैसे कि हमारे जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी लिगेंड की तरह काम कर लेते हैं, जैसे बेंजीन के पास क्या है, बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एक डोनर की तरह काम कर सकता है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। सिमिलरली अगर इसकी जगह पे हम ये ले, ठीक है, ये वाला सिस्टम साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, तो बच्चे इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कॉन्जुगेशन में है ना, तो कॉन्जुगेशन में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये बीच में नेगेटिव चार्ज, तो ये भी अगर इसके थ्रू डोनेशन होगी तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो डीलोकलाइज थे, वो सबके थे, तो ज्वाइंटली वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये जो है इसमें नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज है, तो इसके अगर आप रेजोनेंस फॉर्म लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, CH2 CH2, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड, ये वाला पार्शियल बॉन्ड, ठीक है, एंड पूरे सिस्टम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हो गया। देन तो ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो
नेगेटिव चार्ज है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इट्स अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, और जो सिंपल डबल बॉन्ड होता है, सिंपल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जस्ट। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये सिस्टम भी डोनर की तरह एज ए लिगेंड काम करते हैं। तो सिडविक का ये जो EN रूल था वो आपको मैंने बता ही दिया कि सेंट्रल एटम की टेंडेंसी होती है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की, और ये EN रूल खास करके कार्बोनिल्स में, मेटल कार्बोनिल्स में काफ़ी हद तक सही रिजल्ट दे देता है। मेटल कार्बोनिल काफ़ी हद तक इस रूल को ओबे करते हुए पाए गए हैं। जैसे देखिए FeCO(x) में आपको x की वैल्यू जाननी है कि x क्या होगा, तो बेटा आयरन के पास, क्योंकि आयरन तो यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, तो आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन, और उसको नियरेस्ट नोबल गैस में जाने के लिए 36 टोटल चाहिए, तो 10 और चाहिए उसको, 10 का मतलब 5 बॉन्ड चाहिए उसको, तो मतलब ये 5 होना चाहिए, और एक्चुअली में ये 5 होता है। एक्चुअल कंपाउंड इज FeCO5। सिमिलरली निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, उसको 36 करने के लिए 8 और चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड चाहिए, तो यस NiCO4 होता है। वैसे CrCO6 बनता है क्योंकि क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन और उसको 12 चाहिए थे, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। तो काफी हद तक कार्बोनिल इस रूल को ओबे करते हुए पाए जा रहे हैं। देन ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर को भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे MnCO6, बेटा MnCO6 में 37 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक एक्स्ट्रा आ गया, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो छोड़ देगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करेगा। फाइन। एंड VCO6 हेक्साकार्बोनिल वेनेडियम, तो यहां पर इसका EN कितना बेटा? दैट इज 35। तो 35 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि उसको एक और चाहिए, एक और का मतलब है वो गेन कर लेगा, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। ओके डन। चलो नेक्स्ट लिगेंड्स के थोड़े बहुत नेम आपके अपने रेफरेंस के लिए, नॉट दैट कि हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, आपको पता ही है लिगेंड्स के नाम क्या क्या हैं, जस्ट आपके नोट्स में ये रिवाइज एक बार उनको अच्छे से कर लेना, न्यूट्रल कौन से थे, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से थे, एंड थोड़ा और डिटेल्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब आपको ये बताओ ना कि जैसे ये साइनाइड में, इसको साइनाइडो C, मतलब कार्बन के थ्रू बॉन्ड हो रहा है तो साइनाइडो C, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो साइनाइडो N या आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो। ठीक है, फिर OCN नेगेटिव इज साइनेटो O, OCN नेगेटिव साइनेटो N, साइनेटो N का मतलब वो कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है तो उसको आइसोसाइनेटो भी बोलते हैं। ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया तो उसको थायो वर्ड यूज करते हैं फिर वहां पे, जब भी आप ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाओगे तो थायो, तो नॉर्मली ये साइनेटो था, अब O हटा के S लगा दिया तो थायोसाइनेटो हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आई थिंक आपको पता ही है, सबको पता ही होती हैं, फिर भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हाँ नेमिंग देखो, ये मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, बट देन ऑडियो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो देखो नेमिंग में सिंपल रूल है, कैटायन फर्स्ट देन एनायन। तो पहले कैटायन की नेमिंग करी जाएगी, चाहे वो सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। जैसे कि इस केस में जो काउंटर आयन है वो एनायन है, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है। तो जनाब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं? पहले लिगेंड्स की नेमिंग की जाती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहां लिगेंड दो हैं, अमीन और एक्वा। अमीन और एक्वा में ए, अमीन ए से, ए एक्वा ए से, तो अगर पहला अल्फाबेट सेम है तो अगला कंपेयर करो। एम और क्यू, तो एम और क्यू में एम पहले आता है, तो ट्राई अमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लो, क्रोमियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करो रोमन न्यूमरल्स में, और लास्ट में लिख दो फिर काउंटर आयन, बाहर क्लोराइड है। अब ये 3 क्लोराइड थे तो यहाँ पर ट्राई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेंशन करना होता है। क्यों सर, ट्राई कैसे पता चलेगा? जब बच्चे चार्ज बैलेंसिंग करने चलोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे? देखो ट्राई अमीन पे कोई चार्ज है नहीं, ट्राई एक्वा पे कोई चार्ज है नहीं, क्रोमियम पे कितना चार्ज है बच्चे? +3, तो इस क्लोराइड पे कितना होना चाहिए बैलेंस करने के लिए? -3, तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया ना, क्लोराइड 3 होंगे, तो वो चार्ज बैलेंसिंग से समझ आ जाता है। यहां पर देखो काउंटर आयन एनायन है तो आपका कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है, तो अल्फाबेटिकल देखो पहले, क्लोराइडो और अमीन में पहले अमीन आएगा, है ना, तो पेंटामीन क्लोराइडो, फिर प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। यहां पर देखो काउंटर आयन एनायन है तो मतलब ये आपका कैटायन हुआ कॉम्प्लेक्स, तो उसकी नेमिंग होगी पहले। अब यहां पे जैसे इथाइलिन डायमीन में ऑलरेडी डाया वर्ड यूज हो रहा है अंदर,
तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मतलब किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है तो उसके मल्टीपल्स को आप डाई ट्राई मतलब 2 इथाइलिन डाइमीन लगे हैं तो आप ऐसा नहीं बोलोगे डाई डाइथाइलिन डाइमीन या ट्राई डाइथाइलिन डाइमीन, वैसे नहीं बोलोगे है ना, कि उसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई लगा हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते हैं वर्ड बिस ट्रिस टेट्राकिस 2 3 4 के लिए मल्टीपल्स के लिए, समझे। तो यहां पर 2 हैं इथाइलिन डाइमीन तो बिस, तो अल्फाबेटिकल चलोगे तो पहले डाई क्लोराइडो फिर बिस इथाइलिन डायमीन फिर प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब अगले केस में क्या है, कैटायन आपका पोटेशियम है, सिंपल, और जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है वो एनायन है। और एनायन जब कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगता है, आयरन का बन जाता है फेरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट, लेड का प्लम्बेट, ठीक है, मैंगनीज का मैंगनेट, ओके, क्रोमियम का क्रोमेट, लाइक दैट, फाइन। तो पहले कैटायन का नाम दैट इज पोटेशियम, अब वो 4 5 कितने भी थे वो नंबर मेंशन नहीं करते। देन 6 साइनाइड हैं तो हेक्सा साइनाइडो और फेरेट, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना है। देन यहां पर ये क्या है, इसमें बेटा कोई आपका कैटायन एनायन नहीं है, ये जनाब पूरे ही न्यूट्रल हैं, ये पूरा एक सिंगल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोई कैटायन एनायन नहीं है। तो यहां पर आपका अल्फाबेटिकल आ जाएगा डाई अमीन टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम 4, दैट्स इट, नो काउंटर आयन, ठीक है। ये पेंटाकार्बोनिल आयरन। देन यहां पर पहला आपका कैटायन अमोनियम है तो कैटायन की नेमिंग अमोनियम। फिर अब ये जो ऑक्जेलेटो है इसके भी 2 हों तो डाई ऑक्जेलेटो नहीं बोलते इसको, क्यों, डाई ऑक्जेलेटो में ना जो वो कंफ्यूजन हो सकता है डाइऑक्सो, ओके, कंफ्यूजन हो सकता है तो उसको अवॉइड करने के लिए बिस ऑक्जेलेटो निकलेट। देन इस वाले केस में लास्ट वाले केस में क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, कैटायन भी और एनायन भी। तो पहले कैटायन की नेमिंग कर लो, डाईअमीन सिल्वर 1 और फिर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्यों, क्योंकि एनायन है कॉम्प्लेक्स तो वहां पर सिल्वर की जगह अर्जेंटेट लिखा जाएगा, 8 लगाते लास्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब आपको नेम्स को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पढ़ लेना है इसको, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिसेंट टॉपिक, आप लोगों ने वैसे भी इसी साल पढ़ा हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इतने बेसिक चीज़ें भी रिवाइज करने की जरूरत इतनी ज़्यादा डिटेल में होगी। अब यहाँ पर हैं टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन जिनको हम लाइन से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लिगेंड हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए पहले की डेंसिटी कितने बच्चे, 2 नाइट्रोजन है। दूसरे की डेंसिटी कितने बच्चे, 3 नाइट्रोजन है, 3। अगले वाले में 1 ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया, मिला के 4। और अगले वाले में 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, 2। तो ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स से। जैसे मान लो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड 6 बॉन्ड बना रहा है वहां पे, तो लिगेंड तो एक ही लगा हुआ है पर बॉन्ड तो 6 बन रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, बट नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं बोलना चाहिए तुमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विद लिगेंड्स बोलना चाहिए था। नंबर ऑफ ओनली एनायनिक लिगेंड, नहीं यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ एनायनिक लिगेंड ही काउंट होते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बोथ, नहीं। नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड मेटल बॉन्डेड पाई बॉन्ड ओनली, नहीं। इवेंचुअली सारे गलत हैं पर अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये ऑप्शन बेटर है, बट फिर भी परफेक्ट आंसर ये होगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद लिगेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल मे एक्ट एज आइदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने पढ़ा ना MnCO6 में कितना होता है, 37 होता है इसका EAN, तो 37 का मतलब ऑब्वियस सी बात है एक लूज करेगा ये, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। COCO4 में तो एक आंसर आ ही गया यार, तो फिर हटाओ बाकी क्या देखना, बाकी एक बार कंपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज ट्राइडेंटेट टाइप। देखो डाई अमीन में 2 NH2 लगे होंगे तो 2 नाइट्रोजन, तो मतलब डेंसिटी 2। यहां पर भी डाई अमीन है तो इसकी भी डेंसिटी 2। ये डाईइन है, ये डाईअमीन है, डाईइन आपका ट्राइडेंटेट होता है, पीछे पढ़ा था आपने। और ये ट्राईइन है, ट्राईइन में एक्चुअली आपके 4 नाइट्रोजन होते हैं तो इसकी डेंसिटी 4 होती है, तो ये ध्यान से देख लेना।
ये स्ट्रक्चर्स कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर दीज टू। देखिए पहली बात है, ये जनाब और ये जनाब पानी में जाने पे अलग अलग आयंस जनरेट करेंगे, बट एक्चुअली ये दोनों हैं क्या आपस में? दीज आर एक्चुअली आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स है? आयनाइजेशन, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इसमें सल्फेट बाहर है, ब्रोमाइड अंदर है, इसका ब्रोमाइड बाहर है, सल्फेट अंदर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर पानी में अलग अलग आयंस ये जनरेट करते हैं, तो इनको कहा जाता है आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज 6 फॉर बोथ। देखिए क्रोमियम यार 5, अमोनिया और 1 ब्रोमाइड, 5 अमोनिया और 1 सल्फेट। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है दोनों में, सही है। इन बोथ द केसेस द एनायनिक लिगेंड सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी इन इक्वल नंबर। देखो जो एनायनिक लिगेंड है पहले वाले में वो -1 है, तो उसे +1 तक ही सेटिस्फाई कर पाएगा, -1 +1 को सेटिस्फाई कर पाएगा चार्ज को। और दूसरे में क्या है, ये -2 +2 को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो ये बोलना कि एनायनिक लिगेंड सेटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंस इन इक्वल मैनर, नहीं। एक -2 है जो +2 को सेटिस्फाई कर रहा है और एक -1 है जो +1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बराबर तो नहीं कर रहे सेटिस्फाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर इक्वल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इक्वल होगी? ये जो आयन जनरेट करेगा उसमें सल्फेट आयन होगा और दूसरे वाला जो जनरेट करेगा उसमें ब्रोमाइड होगा। जब आयंस अलग हैं, उनका साइज, उनकी मोबिलिटीज अलग अलग होंगी, है ना। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमाइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम कैसे हो सकती है? साइज से फर्क पड़ता है, मोबिलिटी का फर्क पड़ता है, चार्ज कितना कैरी कर रहा है उसका फर्क पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज ट्राइडेंटेट टाइप। ऑक्सीलेटर तो आपको बताया 2 है, NOS आपका 1 हो गया, ठीक है, एम्बिडेंटेट। इम्यूनो डाइएसिटेट आपका ट्राई हो जाएगा, देखो NH CH2COO नेगेटिव और इधर को भी CH2COO नेगेटिव, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस नाइट्रोजन के थ्रू, तो ट्राइडेंटेट आ जाएगा आपका, यस, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है हाईएस्ट EN वैल्यू। चलिए सबकी EN वैल्यू निकालते हैं। पहले वाले ए में क्या है बेटा, आयरन की कितनी है 26 प्लस 5 बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया 36। बी वाले में टाइटेनियम कितना है बेटा, यहाँ पे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, ठीक है। तो चलिए 22 - 4, क्योंकि 4 पॉजिटिव था, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। फिर सिग्मा C2H5, सिग्मा C2H5 का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, C2H5 का मतलब हुआ CH3CH2 नेगेटिव, इसके साथ ऐसे 2 लगे हुए हैं, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 लिगेंड आपके 4 देंगे, तो सिग्मा C2H5 के टोटल 4 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है। और ये जो पाई C5H5 है ना, ये आपका ये है जो आपको मैंने बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन देगा ये ओवरऑल, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। साइक्लो एक सेकेंड, वही है ना, ये पाई C5H5 ट्वाइस, यस, ठीक है। तो ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन देगा और 2 ऐसे होंगे तो 12 हो गए। चलो जी, तो कितने हो गया, ये 4 4 तो उड़ गया, 34 आ गया ये। और सी वाले में निकल 2 पॉजिटिव है, तो 28 - 2 प्लस इथाइलिन डाइमिन 3 है, एक इथाइलिन डाइमिन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 का मतलब 6 बॉन्ड बने, 6 2 12 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, 38। और डी वाले में मैंगनीज, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3 ऑक्सीलेटों पे -6, तो मैंगनीज यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, ठीक है, तो 25 एंड ठीक है -3 प्लस ऑक्सीलेटो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीलेटो 6 बॉन्ड बनाएंगे 12, ठीक है। इसका तो इवन नंबर आने भी नहीं वाला, तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। ओह अच्छा, हाँ नहीं नहीं इवन ही आ रहा है इसका, ऑलरेडी ऑड था पर 3 सब्ट्रैक्ट करके वो इवन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, निकल आपका नाइट्रो 2 है, 2 बॉन्ड बनाएंगे, C2O4 के 2 हैं, वो बाइडेंटेट है, तो C2O4 के 2 का मतलब वो 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो यहां पर आपका निकल बीच में
और एक NO2 यहाँ लगा लो, एक NO2 यहाँ लगा लो, एंड ये आपका ऑक्सीलेटो 1 आ गया और ये आपका ऑक्सीलेटो 2 आ गया, टोटल 6 बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स अ कैटायनिक लिगेंड। ओके, देखिए ये जो ईटा 5 ईटा 7 ये होता है ना, ये पता कब होता है, जैसे आपको मैंने पीछे बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है, क्योंकि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हैं। ठीक है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ज्वाइंटली शेयर किए जा रहे हैं। तो वो 6 कार्बन, सॉरी ये 5 कार्बन का ज्वाइंट डोनेशन है वो। तो 5 कार्बन का ज्वाइंट है ना वो, ईटा 5। ठीक है, अगर कोई 7 कार्बन वाला रिंग होता और उसकी ज्वाइंट डोनेशन जारी होती तो वो ईटा 7 होता। ओके, तो पहले में ईटा 5 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में जो ईटा 5 दिया आपको, 5 कार्बन की ज्वाइंट डोनेशन जा रही है, वो ये है आपका। ठीक है, एंड बी ऑप्शन में ईटा 6 C7H8। ओके, C7H8 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कमी है, तो ऑब्वियस ही बात है 7 मेंबर रिंग हो जाएगा फिर आपका, और 6 कार्बन के थ्रू जा रहे हैं। एंड ठीक है, तो यहाँ पे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और इसके हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैच कर गया। तो ये न्यूट्रल है और एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने रेड सर्कल में मार्क कर रखे हैं कार्बन, यहीं तक कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट नहीं है। तो इन 6 के थ्रू जा रही है डोनेशन। ठीक है, तो ये कहलाया जाएगा आपका ईटा 6 C7H8। ओके, और ये जो अगला है ईटा 7, ये भी ऐसा है, पर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि C7H7 है ये। तो ये एरोमेटिक है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये पूरा कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, लिगेंड आपका हो गया ना, ये पॉजिटिवली चार्ज, कैटायनिक लिगेंड हो गया, बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑल the following complexes the coordination number of iron is 6, in which of them is the oxidation state of iron the lowest। K4FeCN6 में आयरन कितना बेटा, +2 में, FeCO5 में 0, तो लोएस्ट किस में होगा, ऑब्वियसली बी में होगा आपका। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, a solution containing 2.675 ग्राम of COCl3.6NH3। ओके, तो हमारे पास है COCl3.6 अमोनिया, उसमें से कुछ, अब कितने अमोनिया एज ए लिगेंड लगे हुए देखते हैं। is passed through a cation exchanger, the chloride ions obtained in solution were treated with excess of AgNO3। तो ये सॉल्यूशन में डालने के ऊपर इसने कुछ क्लोराइड दिए होंगे, 1 दिया, 2 दिया, 3 क्लोराइड दिए, वी डोंट नो, लेट्स से उसने X क्लोराइड दिए। ठीक है, और उसको फर्दर हमने AgNO3 से ट्रीट किया। तो बेटा 1 क्लोराइड होगा तो 1 AgCl बनेगा, 2 क्लोराइड आएंगे तो 2 AgCl बनेंगे, तो AgCl उतने बनेंगे जितने क्लोराइड निकले होंगे। ठीक है, तो X अगर क्लोराइड निकले तो X ही AgCl बनेंगे, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयंस की शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है क्लोराइड की। तो जितने क्लोराइड होंगे वही उतने नंबर ऑफ AgCl बनेंगे, उतने मोल AgCl बनेंगे। तो AgCl जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज 4.78 ग्राम। तो मोलर मास आपको दिया है 143.5 है ना, नंबर ऑफ मोल निकाल लो इसके लो। तो AgCl का आपका कितना है 4.78 एंड इसके नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं भाई 0.033 मोल। ओके, इतने मोल AgCl दे रहा है, फाइन। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, देखो अगर ये 0.033 मोल ऑफ AgCl दे रहा है, तो अब ये बताना आपको कि भैया यहाँ पर X क्या है। ठीक है, देन और दिया आपको कितना था 2.675 COCl3। तो बच्चे इसके मोल कितने दिए ऑलरेडी, इसका मोलर मास 267.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास 0.01 मोल है इसके, तो 0.01 मोल ये है, और इसके अगर 0.033 मोल बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्लोराइड के भी 0.033 मोल रहे होंगे।
क्योंकि इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। जितने मोल AgCl के बनेंगे उतने ही क्लोराइड के रहे होंगे। तो बेटा इसके अगर 0.01, ठीक है, इसके अगर 0.01 मोल 0.033 मोल दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं, तो मतलब 3 क्लोराइड बाहर थे। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला रहा होगा CONH3 6 और तीनों क्लोराइड बाहर रहे होंगे, तभी तो इसका 1 मोल 3 क्लोराइड आयन जनरेट करेगा, है ना। क्योंकि अगर फॉर्मूला ऐसा होता, मान लो CONH3 5Cl Cl2 कुछ ऐसा होता, तो ये 2 क्लोराइड देता पर मॉलिक्यूल, पर मोल, है ना। तो इसके 1 मोल से भी 2 निकलते, पर 3 यहाँ पर निकल रहे हैं 3 गुना, तो मतलब 3 क्लोराइड बाहर थे। तो फॉर्मूला इसका सिंपल सी ये वाला बी ऑप्शन। Question number 12, consider the coordination compound in the formation of this complex, the species which acts as Lewis acid। देखो बेटा, जो सेंट्रल मेटल है ना, जो मेटल आयन है, वो चारों तरफ से डोनेशन लेता है, तो ये जनाब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मेटल आयन को ही लुईस एसिड कहा जाता है, समझे। और जो आपके लिगेंड्स हैं उनको लुईस बेस कहा जाता है, क्योंकि वो डोनर हैं, डोनर आपके लुईस बेस होते हैं, ठीक है। तो जो स्पीशीज एज ए लुईस एसिड काम कर रही है वो आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, सेंट्रल मेटल आयन। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव्स 3 मोल ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। अच्छा, 3 मोल ऑफ आयंस, ओके। तो ऑब्वियसली बात है यार, 2 क्लोराइड तो होंगे, क्योंकि अमोनिया तो बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो कुछ, अच्छा NH3 का नंबर नहीं उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे कितने हैं। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ AgNO3 टू यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl। में 2 क्लोराइड बाहर थे, सिंपल सी कहानी यार, 2 क्लोराइड बाहर हैं, यहाँ 2 बाहर हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं। और अब अमोनिया के नंबर नहीं मेंशन किया ना उन्होंने, पर देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 क्लोराइड बाहर नहीं है, हमें 2 क्लोराइड बाहर चाहिए। ए ऑप्शन में 2 क्लोराइड बाहर भी हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ रहा है, तो ए ऑप्शन सही आ जाएगी इसकी। एंड 14th का, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी जो मतलब मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव हुआ, 2 पॉजिटिव हुआ, निकल पे 2 पॉजिटिव हुआ, उसको सेटिस्फाई कौन करता है? एनायंस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, यस, न्यूट्रल नहीं, बिल्कुल नेगेटिव। और वो ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करते, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शन होते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी कभी भी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करती। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल कॉज द लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, टाइम भी देखना आपने, नया क्लास भी एक। लोएस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम डिप्रेशन आएगा, मतलब उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे, तो सबसे कम पार्टिकल कौन जनरेट करेगा? पहला वाला जो स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा, CONH3 थ्राइस Cl3। तो भाई साहब ये तो आयनाइज होगा ही नहीं, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ आयन जनरेट होंगे, आयन जनरेट ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन कोई भी नहीं है। बी वाले में क्या होगा? बी वाले में आपका फॉर्मूला बनेगा CONH3 4 और Cl2 रहेंगे अंदर और एक Cl जाएगा बाहर। और सी वाले में CONH3 6 और तीनों के तीनों Cl जाएंगे बाहर। तो देखो ये आपको मैक्सिमम डेल्टा TF देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट होंगे सी में, और ये आपको मिनिमम डेल्टा TF देगा, सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट होंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली ब्रेक में, ठीक है। रिवाइज करते रहो, सॉल्व करते रहो, एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट द कैनवस क्लासेस। थैंक यू, बाय।